बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नादरीन, पानी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है और इस पानी के ज़रिए से ही इंसानी हयात मुमकिन है। इस पानी को महफूज बनाने के लिए हुकूमतें कितना काम कर रही हैं, माजी की हुकूमतों ने क्या काम किया, जो मौजूदा हुकूमत है वो कितने नए डैम ऐड कर रही है और उन नए डैमों को ऐड करने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। हमारी इकॉनमी एग्री बेस्ड इकॉनमी है, इस इकॉनमी को कितना पानी के रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उतना पानी स्टोरेज कर रहा है, उतने रिजर्वायर्स हमारे पास मौजूद हैं अपनी ज़रूरत के बकदर, या फिर हम अपनी ज़रूरत के बकदर पानी स्टोरेज नहीं कर पा रहे। हमें आने वाले वक्तों में कौन से मसाइल का इसको लेकर के सामना हो सकता है, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। मानसून चल रहा है, मानसून के दौरान भी हम ये एक मेजर सोर्स होता है पानी के आने का, क्या इस पानी को हम हर साल की तरह ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया करते चले जाएंगे, या आने वाले दिनों के अंदर को इमरान खान साहब इसके ऊपर काम करते हुए कोई कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है और इस पानी को महफूज करने के लिए कोई रिजर्वायर्स नए बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे, और इसको अब किस तरह से नए जदीद तरीक़ों से महफूज बनाया जा सकता है। अगर हम बड़े डैम नहीं भी बनाते तो क्या कोई छोटे डैम बनाने का फ़ायदा हमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। खान साहब ने अपनी जो इनका मंशूर था उसके अंदर इन्होंने छोटे डैम बनाने का ऐलान किया था, 350 छोटे बड़े डैम बनाने की बात की गई थी। उन डैमों को नेशनल ग्रिड से अगर बना लिया जाता है तो उसका नेशनल सिस्टम के अंदर उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, हमें इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी अहम बात करेंगे कि अभी पिछले माह हमें देखने को मिला कि हमें पानी के मसले के ऊपर सूबों के दरमियान तनाज़ा देखने को मिला। वो एक्चुअल में तनाज़ा था क्या और उस तनाज़े को क्या हम हर साल हमें फेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर ये भी बात होगी ख़ुसूसी तौर पर कि कालाबाग डैम जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी डैम था, वो डैम मुतनाज़ा क्यों हो गया और उस डैम को आज भी अगर उसका इनिशिएटिव लिया जाता है तो क्या वो पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, और क्या ये मुमकिन है डैम बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, पानी के मामले के ऊपर बात करने के लिए आज एक्सक्लूसिवली मैंने दावत दी है सुलेमान खान साहब को। आप चेयरमैन हैं सिंध तास वाटर काउंसिल पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मानसून से आगाज़ करता हूं सर, चूँकि मानसून चल रहा है और पानी का आने का एक मेन सोर्स मानसून की बारिशें भी हैं, क्या हम इतनी कैपेसिटी इस वक्त रखते हैं कि हम इस पानी को महफूज बना सकें, या अगर बड़े डैम नहीं बनाए जाते तो क्या कोई जदीद तरीका है कि हम कोई छोटे डैम बनाकर इस पानी को महफूज कर लें, या किस तरह से इसको महफूज किया जा सकता है सर? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक छोटे डैमों की बात करते हैं, खान साहब ने बात की है 350 नहीं, अगर 3500 डैम भी बना लिए जाएं तो 1 वाट का भी इजाफा नहीं होगा। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डैम बनते कहाँ हैं? डैम उस जगह बनते हैं जहाँ के हमारे मेन स्ट्रीम को रोककर उसे पानी को इस्तेमाल में ला सकें। अगर छोटे डैम आप उन इलाकों में बनाते हैं जहाँ पर जो पानी के लिहाज से बाकी रिच हैं, ऑटोमेटिकली वो पानी वहीं का वहीं अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये देखा यह जाता है डैम बनाते वक्त कि हमारा मेन फ्लो क्या है और उस फ्लो को कहाँ रोकें। तो वो तो हमारे पास सब जानते हैं कि हमारे पास 4 दरिया हैं, जिस तरीके से हमारा ये झेलम हो गया, चनाब हो गया, सिंध हो गया, या हमारे सिंध के अंदर जो गिरने वाला एक काबुल हो गया। तो इनके ऊपर हमने एक स्टोरेज जब तक नहीं बनाएंगे जब तक पानी किसी सूरत में नहीं रुक सकता। अच्छा। तो बड़े डैम की इंतहाई ज़रूरत है। तो सर ये जो मानसून की बारिशें हैं इसको किसी तरह से इस पानी को महफूज नहीं बनाया जा सकता, इसका कोई जदीद तरीका नहीं है? कोई जदीद तरीका नहीं है। अच्छा। और एक बात और सुन लें कि हमारा जो इंडस बेसन है ये दुनिया के अमीर तरीन बेसन में से एक है। ठीक है। इंतहाई अमीर तरीन बेसन में से एक है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरत के लिहाज से हमें जो पानी की सहूलत दी है, और उसी सहूलत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये इलाका गोल्डन स्पैरो के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा। इस माने सोने की चिड़िया। और पूरी जब भी कहत होता था पूरी दुनिया के अंदर तो सब जगह से ताजर भागते थे और यहाँ पर आते थे, यहाँ से आके अपने मतलब का गला लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर यह हुआ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पहले तरक्याती पहले बजट में फरवरी 1948 के अंदर मियांवाली हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसे आज कालाबाग डैम कहते हैं, वो मंजूर हुआ था। लेकिन उसके बाद किसी हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी और कालाबाग डैम को बल्कि मुतनाज़ा बना दिया। और जहाँ तक अगर ये कालाबाग डैम नहीं बनाया तो फिर यह बात याद रख लें कि पानी का मसला कभी हल नहीं होगा, हर साल झगड़ा होता रहेगा। अच्छा, यानी आज भी कालाबाग डैम को अगर हमने ना बनाया तो पानी का मसले के ऊपर सूबे आपस में झगड़ते रहेंगे? वो हमेशा झगड़ते रहेंगे। अच्छा। उसकी रीज़न क्या है?
सबसे बड़ी बात है कि ये जब फ्लड आते हैं उस वक्त हम पानी को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। ठीक। अब वो रोकने की साइट मेन कहाँ है? हाँ। तो आपके पास एक तो कालाबाग का मुकाम है, ठीक, एक भाषा का मुकाम है, ठीक, और एक कटजरा का मुकाम है, जहाँ पर जो बहुत बड़ा एक रिजर्वायर है, उसे रोकेंगे तो आपका वो जो वो पूरा शहरी ले बैठेगा जो शुमाली इलाके का वाहिद है। तो आपके पास दो ही जगह हैं, एक भाषा है और एक कालाबाग है। और भाषा में तो हम बना रहे हैं ना, भाषा में हम बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन याद रख लें कि यहाँ दो बातें हैं। अच्छा। नंबर 1, भाषा आपके उस वाटर पानी पर है जो ग्लेशियर से आता है, ठीक है, और तरबेला से ऊपर तकरीबन 90% पानी सिर्फ ग्लेशियर का है। अच्छा। सिर्फ 10% पानी फ्लड का है, बारिशों का है, ठीक है। लेकिन तरबेला से नीचे जितना 90% फ्लड वो सिर्फ आपके जो है वो कालाबाग डैम ने उसको कवर करना, सिर्फ वही कवर करता है। ठीक है। तो आप फ्लड वाटर को अगर कवर नहीं करेंगे तो आप अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसे किस तरह पानी की बढ़ाएंगे? और जहाँ तक दूसरी बात है भाषा की, वो उस हवाले से भाषा को बनाने के लिए अगर आपके पास पैसे मौजूद है तो भाषा जरूर बनाएं। बहुत फायदा हमारे लिए प्रोजेक्ट है। हमारा कोई भी हाइडल का प्रोजेक्ट जो बनता है वो पाकिस्तान के लिए किसी सोने की चिड़िया नहीं बल्कि डायमंड स्पैरो से कम नहीं है, वो बनना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसे हैं तो आप बना लें। मुश्किल तो यह है आपके पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, कालाबाग डैम ने भी कोई 8 अरब डॉलर के अंदर बनना था, और ये चूँकि मल्टीपर्पज़ है, इससे जहाँ पर हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होना है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है चूँकि हमारी, उसको फ़ायदा होना है, हमें बिजली भी वहाँ से मिलेगी, कोई 3600 मेगावाट के करीब वहाँ से बिजली भी हमें मिलनी थी। अब मसला ये है कि कालाबाग का तनाज़ा हल कैसे होगा और इसको बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, बड़ी बात है। जहाँ तक बात है कि कालाबाग का तनाज़ा हल कहाँ से होगा, उसके लिए हम भी ने भी पूरी मूवमेंट करते रहे हैं। हमने ये भी मूवमेंट की कि भी सिंध बड़ा एतराज़ करता है कि भी हमें जो है हमारा साहिली इलाके डूब रहे हैं। उसके लिहाज से भी हमने पिछले साल फरवरी में जनरल मुजम्मल साहब जो चेयरमैन वाबडा हैं, उन्हें हमने तजवीज़ दी कि आप बाकायदा उससे समंदर से कुछ फासले के ऊपर बाकायदा एक बराज बना लें। तो उसे हमने सिंध बराज का नाम दिया। उन्होंने फिर अगले नेक्स्ट वीक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात की, उसमें हमारा मनसूबा आगे रखा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने गो अहेड किया। और आज तकरीबन 3 महीने पहले जो है उस सिंध बराज की फिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब अल्लाह करे वो बन जाए तो उससे साहिल इलाकों को काफ़ी होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हल नहीं हो पा रहा। वो इशू है पानी की तकसीम। सुबह एक दूसरे को कहते हैं, खासतौर से सिंध कहता है जी पंजाब ने पानी चोरी कर लिया। सिंध का पंजाब ये कहता है कि बिल्कुल सिंध अपने जो अदाद शुमार सही नहीं दे रहा। जी, अभी 1 माह पहले भी इनकी लड़ाई आपस में चल रही थी। उसकी वजह कुछ और थी, लेकिन बात वो असल बुनियाद यही है कि नहीं दे रहा। तो भाई बात सुने, 4 सूबे हैं, आपस में चाहे इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो एक हमारे जो रिम स्टेशन से पानी आ रहा है, रिम स्टेशन हमारा मराला है, मंगला है और ये कालाबाग है, ये 3 मुकाम है जिसे हम रिम स्टेशन कहते हैं। वहाँ से जितना पानी आ रहा है, जितना सिंध के हिस्से में आ रहा है, आप उसे गुद्दो के मुकाम पर दें। ठीक है। और उसका एक वाहिद हल है। हमने बाकायदा ये पेश भी किया, मिनिस्टर इरीगेशन से भी हमारी मीटिंग हुई थी, ब्रीफिंग दी है। इन्हें इंजीनियर एजाज चौधरी साहब को भी हमने ब्रीफिंग दी है कि भाई एक सिंपल बात है। सिंध ये कहता है, क्योंकि मैंने सिंध में कई प्रोग्राम किए हैं और वहाँ पर बड़े हमने 2-2, 3-3 घंटे के हमने बाकायदा डायलॉग किए हैं कि चश्मा से पानी रिलीज करते हैं सिंध को, वो गुद्दू तक पहुँचते 6 दिन लेता है। अच्छा, बाकायदा एक्चुअली। उसके बाद 6 दिन के बाद फिर 6-7 दिन हमारे और लगते हैं, तो हम तो मर गए। ठीक है। उसका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। देखिए बात इस चीज़ की कि पाकिस्तान का हर सूबा हमारा सूबा है, हर सूबा हमारे जिस्म का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक हो गया, वो तो एक मसले का हल हो गया। लेकिन जो इस दफ़ा हमें तनाज़ा देखने को मिला, उसकी बुनियादी वजह तो ये थी ना कि हमारे पास इस दफ़ा ग्लेशियर्स लेट पिघल कर आए, क्योंकि सर्दियां इस दफ़ा ज़्यादा देर तक रही, गर्मियां देर से आई। तो ये एक बुनियादी वजह थी कि पानी का फ्लो ही पीछे से कम था, जिसकी वजह से आगे तकसीम का मसला था। देखिए ये जो बात है ना कि पानी का फ्लो कम होगा, ये अब से नहीं, ये बल्कि तकरीबन 15 साल से ये बात कंटिन्यू की जा रही है कि डैम सिल्ट की वजह से भरते जा रहे हैं। अच्छा, उसकी सिल्ट भरती जा रही है, उनकी जो कैपेसिटी है। तरबेला और मंगला बिलखसूस, तरबेला खास तौर से तरबेला, मंगला नहीं, क्योंकि मंगला को जो है ना उन्होंने तकरीबन 2.9 मिलियन क्यूबिक फुट उन्होंने अपग्रेड कर दिया। अच्छा, बढ़ा दिया है। लेकिन तरबेला जो है वो जो 9.7 था वो तो 6 से भी कम रह गया है। ठीक है। पहले ये होता था कि जब ये मार्च अप्रैल का महीना आता था और सिंध के अंदर जो है वो बुआई नहीं शुरू होती थी, तो तकरीबन 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी तरबेला में मौजूद होता था। ठीक है। ये जब और इस दफा कैपेसिटी कम थी उसकी। अब वो कम होते होते अब ये सूरत हाल है तकरीबन 8-10 साल से। ठीक है। कि जब ये अप्रैल मई का महीना आता है तो तरबेला में पानी नहीं होता। ये हर साल बनता है। ठीक है। तो फिर सिंध ने थोड़ा बहुत उसे डिले किया कि चलो 1-आधा महीना 15-20 दिन निकाल के फिर हम बुआई कर लेंगे। लेकिन इस दफा ये हुआ कि सर्दियां लेट जाने की वजह से पानी नहीं आया। जब पानी नहीं आया तो ये दोनों पंजाब और सिंध आपस में गिरेबान हो गए।
बिल्कुल ठीक है। और पंजाब खसूसी तौर पर ये कहता रहा कि इरसा से रिक्वेस्ट करता रहा कि आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बिठाएं, हमारी तरफ से पानी जा रहा है, और वो सिंध जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को बिठाने के मामले के ऊपर भी तैयार नहीं था। तो बात इस चीज़ की है, देखें इरसा का मैनिफेस्टो क्या है? इरसा का तो यह है कि पानी की तकसीम करें, लेकिन इरसा ने एक और अपना एक और जिम्मेदारी ले ली है कि वो नहरों को चेक करता फिर रहा है। अरे भाई छोड़े हैं, चोर हम में से ही होते हैं, ये धांधली हम में से ही लोग करते हैं, और जब एक दूसरे के ऊपर चीज़ है तो कोई किसी को नहीं बताएगा। यहाँ पर एक छोटी सी नहर को देख लें, छोटे से खाले को देख लें, यहाँ पर जिस तरीके से बेईमानियां होती हैं, क्यों? इसलिए कि उन्हें यहाँ अच्छा चले, अच्छा बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो आप उस सवाल का जवाब रह गया कि कालाबाग डैम का तनाज़ा अब हल कैसे होगा और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज मेरे साथ मेहमान हैं चेयरमैन सिंध तास वाटर काउंसिल पाकिस्तान मोहम्मद सलमान खान साहब। उनसे पानी के मसले के ऊपर खुसूसी तौर पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। सर मुझे ये बताइएगा कि कालाबाग डैम का मसला, इसकी पॉलिटिकल साइड को कौन कवर करेगा? क्या आप इमरान खान साहब में इतना पोटेंशियल देखते हैं कि अगर वो इसका इनिशिएटिव लेते हैं तो वो इसकी पॉलिटिकल साइड को कवर कर सकते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन करके कालाबाग डैम बना सकते हैं? या माजी के अंदर मुशर्रफ साहब बना सकते थे, वो ताकतवर थे, उन्होंने नहीं बनाया, क्या खान साहब बना सकते हैं? देखिए, जब तक बुनियादी चीज़ें हल नहीं होंगी कालाबाग डैम की मुखालफत शुरू रहेगी। अच्छा, मैंने सिंध में बुनियादी चीजें हैं जिसमें पानी की तकसीम का मसला, पानी की तकसीम प्रॉपरली 91 में जो मामला हुआ था वो प्रॉपर नहीं था, पानी की तकसीम का एक फैसला हो गया। अच्छा ठीक है, तो पानी की तकसीम का फैसला हो गया, उसके बॉर्डर के ऊपर उसे पानी दे पूरा, बात तो सीधी सी है। इससे तो बलूचिस्तान को उसके बॉर्डर पर पानी दे पूरा, ठीक हो गया। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अच्छा, जब ये चीज नहीं हो रही, ये हो गया, पानी की तकसीम का मामला हल हो जाता है तो इनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज एक और है, एक और बात की गई है इसके अंदर, हमारे वाटर पोर्शन में कार्ड में है कि सूबों के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपना पाबंदी नहीं है कि वो अपने हिस्से के पानी पे प्रोजेक्ट बनाए। अच्छा, इसमें ये भी तो कहा जाता है कि जिस कालाबाग डैम बन गया तो कुछ इलाके डूब जाएंगे, वो क्या था? वो पंजाब के बनेंगे। अच्छा, वो पंजाब के डूबेंगे, अगर डूबेंगे पंजाब के डूबेंगे। जहां तक बात वो अपना नौशहरे की बात करते हैं जी, तो नौशहरा तो 961 फुट ऊंचा है, ठीक है, और कालाबाग डैम जब फुल भरेगा तो 915 फुट है, 41 फुट ऊंचा, जंप पानी कहाँ के कहाँ जाएगा, ठीक है, वो उसकी बात नहीं आता कि जो नौशहरा का जो ड्रेनेज वेल है वो भी 941 फुट के ऊपर है, तो वो तो किसी किस्म का सवाल ही नहीं होता। अच्छा। और इसका हल बाकायदा 1984 में ये कर लिया गया था। उन्होंने बाकायदा NWFP की जब गवर्नमेंट थी, NWFP की गवर्नमेंट की रजामंदी से, बल्कि उनके मशवरे पर, उन्होंने डॉक्टर कैनेडी को जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे उन्हें रखा और उन्होंने 87 के अंदर ये बाकायदा फैसला दिया है जो हमारे वापडा के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि नौशहरा को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा के आना बेइंतहा ईजी है, यहाँ पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, साबिक निसार साहब, उन्होंने भी एक एफर्ट की थी पानी के मसले को हल करने के लिए, पानी की ज़रूरत को समझा था, लेकिन वो भी मामला बीच में ही रह गया। इस कौम ने भी मदद की है। कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस कैसे डेवलप किया? साकिब निसार साहब ने जो काम किया कि एक लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने कुछ फंड दिए, तो ये एक किस्म के सिंबल था कि कौम जो है वो इन आइडल प्रोजेक्ट के लिए फंड देना चाहती है, ठीक है, लेकिन फंडों से, ये चंदे से डैम नहीं बनते। अच्छा। ये लेकिन एक सिंबल होते हैं। आपने खान साहब ने एक बड़ा अच्छा इस दफ़ा काम किया है कि उन्होंने ये इंडस्ट्री को, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसे उन्होंने पूरी एमनेस्टी स्कीम दे दी है। अच्छा। कि आप जितना मर्जी लेके आए, ठीक है, आप ये एमनेस्टी स्कीम आप डेमो के लिए क्यों नहीं देते? आप डेमो के लिए आए दें, कितने बिलियन डॉलर चाहिए? 8 चाहिए, 80 चाहिए, मैं 8 को 10 से ज़रूर दे रहा हूँ, 80 चाहिए। आपकी पोटेंशियल जो है हमारी इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का 4000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, ठीक है। और आज उन्हें अगर सस्ती बिजली मिले, उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिले, वो तो भागे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, ये 8 अरब डॉलर के लिए मुझे बताएं आप फिजिबिलिटी क्या होगी? हुकूमतों के लिए क्या तजावीज़ हैं कि जी ये इन ज़राए से हम ये जनरेट कर सकते हैं, या फिर हमें जिस तरह से हर बार हमें मुल्कों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, कशकोल लेकर जाना पड़ता है, इसके लिए भी वही करना पड़ेगा? नहीं, मैंने पहली बात कर दी। आप सिर्फ एक एमनेस्टी स्कीम दे दें कि जो अपने हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आप जितना मर्जी सरमायाकारी करेंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, या आई दे दें
ये 8 नहीं 80 बिलियन डॉलर भी इकट्ठा हो सकता है। अच्छा, और पाकिस्तान से हो सकता है? पाकिस्तान से हो सकता है। ये हजारों बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ठीक है। पाकिस्तान के इन्वेस्टर हमने पूरी दुनिया में देखा है, पाकिस्तान के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में मारे मारे फिरते हैं और उन्हें ढाई दिया जाता है। ठीक हो गया, सिर्फ संजीदा कोशिश करने की जरूरत है, पॉलिटिकल कवर करने की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन करने की जरूरत है। काला बाग डैम आज भी बन सकता है। काला बाग डैम आज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये बताइएगा सर, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर अगर हम बात करें, और मुल्क की इकोनॉमी हमारी एग्री बेस्ड है सर, और एग्री बेस्ड इकोनॉमी का जो बुनियादी पर्पस है वो जाहिर सी बात है हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल सीधी बात है। देखें, एग्रो बेस्ड चीज़ में एग्रो बेस्ड हमारी सिर्फ मीशत ही नहीं बल्कि मीशत के तमाम जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सारे एग्रो बेस्ड हैं। ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, सिर्फ एक ज़राअत की बात नहीं है, ज़राअत का जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री में जाता है और 80% से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है। कॉटन को ले लें आप, कोई भी ले लें, एग्रो बेस्ड है। अब इसे दो चीज़ें चाहिए, एक रॉ मटेरियल चाहिए और बेहतरीन रॉ मटेरियल चाहिए। उस लिहाज से हमारा मुल्क इससे कम नहीं है। ठीक है। और दूसरा फिर इसे सस्ती तवानाई भी चाहिए। उस रॉ मटेरियल को वैल्यू एडेड बनाना है, लेकिन वैल्यू एडेड अगर हम हाई कास्ट पे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान का लगाएं तो पाकिस्तान की जो अपना ये बिजली की जो पैदावार है ये 13 सेंट पर यूनिट एवरेज इसकी कास्ट आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान की। ठीक है। लेकिन इर्द गिर्द के मुल्कों में कहीं 10 आ रही है, कहीं 9 आ रही है, कहीं 9.5 आ रही है। चाइना में 6.5 आ रही है, और 6.5 आने के बावजूद भी उसने एक मखसूस इंडस्ट्री को एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसे राहत दी है। अमेरिका में 6.5 आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसे ओवरऑल देखें तो जो हाइडल के मंसूबे हैं, ये जो हमने तकरीबन नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 135 बिलियन यूनिट हमने पैदा की है 2019-20 में, उसमें 37.5 अरब यूनिट हमने हाइडल से पैदा की है। ठीक है। उनकी कास्ट आई है ओनली 0.62 सेंट पर यूनिट। ठीक है। 0.62, एक से भी कम, पौने से भी कम। और इसके मुकाबले में जो हमारे बाकी जो प्रोजेक्ट थे उनसे जो हमारी कास्ट आई है वो 17.5 सेंट पर यूनिट आई है। ठीक है। और ये एवरेज कास्ट आके 13 सेंट आई है। तो अगर आप ये देखें, अगर हम हाइडल की तरफ तवज्जो देंगे तो हम 4-5 साल बाद जब उसकी कीमत कैपिटल कास्ट हम पे कर देंगे तो उसकी कीमत तो 1 रुपया 1.5 रुपये यूनिट में रह जाएगी। और अगर 1-1.5 रुपया यूनिट हो तो आप भी अपने घर में कहेंगे बच्चों हर कमरे में एसी लगा लो। लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो तो एग्री इकोनॉमी को सपोर्ट करना है ना सर। एग्री बेस्ड है, बिजली तो उसकी बाय प्रोडक्ट है। जब बाय प्रोडक्ट हमें फ्री मिल सकती है, बाय प्रोडक्ट हमें चंद पैसों यूनिट के साथ मिल सकती है, तो उसे हम क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो मुफ्त की है। आपकी पानी तरबेला से उसका फ्लो उसी वक्त कम या ज्यादा होता है जब एक एग्री बेस्ड हमें जरूरत आती है, हमें पता चलता है कि हमें इतना पानी चाहिए, उतना फ्लो आता है, उसके अकॉर्डिंगली बिजली बनती है। सही बात। अगर आप पानी छोड़ते चले जाएं और बिजली पैदा करते चले जाएं, आगे उसको जरूरत ना हो, हमारी ज़राअत को उसकी जरूरत ना हो, वो नुकसान नहीं है सर? नहीं, आपकी बात सही है। आप जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात कुछ और है। जो डैम है इनका हम पे एक पावर फैक्टर रखते हैं। अच्छा। मसलन अगर कोई 3600 मेगावाट का डैम है उसे हम 1800 मेगावाट गिनते हैं। ठीक है। नॉट मोर देन 50%। ठीक है। यानी उसकी एवरेज जो हमारी पैदावार आती है वो 1800 मेगावाट। अच्छा। ये एक बात सिंपल सी है। इसी तरह तरबेला डैम जो है उसकी भी हम एवरेज कास्ट लेते हैं और वो तकरीबन 50% ही हो। ठीक है। यही हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमने जब भी छोड़ना है, जब भी हमने पानी छोड़ना है अपनी, वो एग्रो बेस्ड डैम है, लेकिन जब भी पानी छोड़ेंगे बिजली तो मिलेगी, और बिजली तो मुफ्त में मिल रही है। बिजली मुफ्त में मिल रही है ना, तो लेकिन डिमांड तो हमारी ज़राअत देगी ना सर। वो भी जो ज़राअत जो देगी हमारी, वो रॉ मटेरियल देगी। ठीक है। और बिजली हमारी इंडस्ट्री को चलाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर सुलेमान खान साहब जो कि चेयरमैन हैं सिंतास वाटर काउंसिल पाकिस्तान के, उनसे जानेंगे कि मज़ीद डैम ना बनने की वजह से पाकिस्तान की एग्री इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, और अगर डैम बनते हैं तो हम कितना फ़ायदा उससे ले सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारी इकॉनमी को, जो कि एग्री बेस्ड हमारी इकॉनमी है, उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है मजीद डैम ना बनने की वजह से? अच्छा सवाल है आपका। एक बात सीधी सी है कि दुनिया में उस इंडस्ट्री की खूब खपत होती है जिसकी डिमांड होती है। ठीक है। जिसकी शार्टेज होती है, और पूरी दुनिया में फूड की शार्टेज है। 5 से 10% फूड की शार्टेज है। और बाकायदा जो हमारे टेड्रोस थे, अपना सेक्रेटरी जनरल ये यूनाइटेड नेशन के,
उन्होंने ये कह दिया था कि कोरोना की वजह से भूख दुनिया में डबल हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए जो है ना आप इसके लिए बंदोबस्त करें। ठीक है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पास पानी भी वाफर है, ज़ाया हो रहा है, ठीक, और इसके पास ज़मीनें भी पड़ी हैं और ज़रख़ेज़ ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से उसे हम आबाद नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये तकरीबन उसे आबाद करेंगे, उन्हें आबाद करेंगे, इन पानी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हमें एक तो ये है कि पानी के प्रोजेक्ट से हम नई ज़मीनें आबाद कर लेंगे, उसमें जो हमारी प्रोडक्शन होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की भूख नहीं मिटेगी बल्कि हम उन मुल्कों को भी हम फीड कर सकेंगे जहाँ पर खुराकी शॉर्टेज है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कौन से हंगामी बुनियादों के ऊपर फैसले करने की ज़रूरत है जिससे हम अपनी रिजर्वायर्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकें ताकि हम एग्री जो इकॉनमी को नुकसान पहुँच रहा है वो कम से कम हो। देखें, फौरी तौर पर अगर ये चीज़ करनी है तो मैं उस इरसा के फैसले की बात करूँगा जो 2015 में इरसा में चारों सूबों के नुमाइंदे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 मिलियन एकड़ फुट के रिजर्वायर चारों ने ऐड किया जाए। बाकायदा मुत्तफ़िक़ा राय से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा था एक अपना सरकारी तौर पर कि आप पूरे पाकिस्तान का 5 साल के लिए तमाम बजट सीज कर दें। अच्छा। तमाम, कोई सड़क ना बनाएं, कोई और काम ना करें, और आप 22 मिलियन एकड़ फुट के रिजर्वायर बना लें, डैम बना लें। अच्छा। तो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 13.5 मिलियन एकड़ फुट के रिजर्वायर मौजूद हैं। 13.5 और 22 का उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है, 2015 में दी थी। हम ये 35 पे पहुंच हुकूमत ने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया? हुकूमत ने क्या रिस्पॉन्स किया? हुकूमत ने सोचा ही नहीं। अच्छा। इसीलिए तो मुझे एक आता है इस बात का, ये किस किस्म के ये अपने आप को टैलेंटेड कहते हैं कि ये पाकिस्तान के हमदर्द नहीं, हैं। अगर पानी का मसला इतना अहम मसला है और इस बात को सब जानते हैं तो हम मजीद नए रिजर्वायर्स ऐड करने के लिए हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की, जबकि इरसा ने लिख कर भी दे दिया। देखिए, यहाँ मैं तो ये समझता हूँ नहीं की। अच्छा चले, जो खान साहब कोशिश कर रहे हैं, जो नए डैम बना रहे हैं, इनकी कोशिश को आप किस नजर से देखते हैं? देखें, खान साहब ने नया डैम कौन सा स्टार्ट लिया है? दयामर भाषा डैम। ये तो पुराने नहीं, अभी काम तो शुरू हुआ ना इनके ऊपर। जो काम हो रहा है ना, ठीक, ये तो पुराने चले आ रहे हैं। अच्छा। खान साहब ने तो नई पॉलिसी कोई बनाई नहीं है। कौन सी बनाई है? अच्छा। आपका अगर ये मेहमत बन रहा है, इसका फैसला भी पहले पिछली गवर्नमेंट में हुआ है, भाषा का भी फैसला पिछली गवर्नमेंट में हुआ, भाषा के लिए एग्जीक्यूटिव बिल्कुल हुआ। आपने देखें, आप मेहमत के लिए ठीक, वापडा, मैं ये समझता हूँ कि वापडा की टीम ने पहली दफ़ा अपनी अथॉरिटी को प्रॉपरली इस्तेमाल करके उन्होंने अपने $500 मिलियन के स्कूक बांड दासू के ऊपर काम हो रहा है। वो भी कोई मतलब अब खान साहब की कोई कोशिश नहीं है। नहीं, अच्छा, खान साहब ने काम शुरू करवा दिया, प्रॉपरली नहीं है। अच्छा। जिसे कहा जाए जिस तरीके से ये बात करते थे कि मैं ये काम करूंगा, अगर ये अपनी तवज्जो जितनी इमरान खान साहब में क्वालिटी है, जिस चीज़ के पीछे लग जाए ना तो वाकई इनसे स्पीड। अच्छा चले, मुझे ये दयामर भाषा है, जिस दिन इमरान खान साहब ने, ये खान साहब जिस दिन खान साहब ने तेजी के साथ काम शुरू किया, उस दिन स्पीड के साथ दासू भी बन जाएगा। भाई आप क्यों नहीं, आपने ये इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आपने मिनिस्ट्री स्कीम दी है, आप दासू के लिए क्यों नहीं मिनिस्ट्री स्कीम जारी कर रहे हैं? अच्छा, आप जारी करें। हमें क्या जरूरत है? हम गैर मुल्कियों से हम भीख मांगते फिरते हैं, उनकी शराइत पूरी करते हैं, अपने मुल्क के लोगों को हम एमनेस्टी स्कीम नहीं देते। कंस्ट्रक्शन के अंदर भाई बंगला तो अब वो बनाएगा जिसके पास पैसा होगा। बंगले को कौन खरीद सकता है? एक गरीब आदमी जो एक चपरासी है, पीएन है या क्लर्क है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि 30-35 लाख का, 40 लाख का कोई बना ले। आप ये कह रहे हैं कि हुक्मरान संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मुझे बताएं फिर, ये रबी के मौसम के अंदर अगर बारिशें नहीं होती तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को पानी के जो मुतल्लिका जो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, जो है ना, जहाँ तक ये पंजाब पीटा भी था कि भी हमारा साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, उसमें ये चीज़ थी कि मंगला डैम का पानी जो था ना वो सिंध को दे दिया। ठीक, तो यहाँ याद रखें कि तकरीबन ये पंजाब का ऊपर का जितना भी इलाका है, ये सारा का सारा मंगला और मराला से चलता है। ठीक है। और अगर ये जिस तरीके से मंगला का पानी दिया है तो इस दफ़ा उम्मीद नहीं है कि मंगला डैम आधा भी नहीं भरेगा। अगर बहुत बारिशें होती हैं तो शायद मंगला डैम आधा भर जाए, बहुत बारिशें होती हैं। अच्छा। तो इसका इफेक्ट तो आपके जाएगा रबी के अंदर। अच्छा। रबी में जो गंदम की फसल है, और अगर इस साल अगर रबी में बारिशें ना हुई, खिलाफ तवक्को बारिशें ना हुई, तो फिर पाकिस्तानी कौम गंदम के बाकायदा बुरहान के लिए तैयार रहे। अच्छा। पाकिस्तानी कौम, ये इसका इफेक्ट ज्यादा पंजाब पे होगा या पूरे पाकिस्तान पे होगा? पूरे पाकिस्तान पे, पूरे पाकिस्तानी कौम गंदम के बुरहान के लिए आइंदा साल तैयार रहे। तो इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए अभी से? हुकूमत क्या कर सकती है? जो पानी था वो तो दे दिया, खत्म होगी बात। अच्छा। उसके लिए बाकायदा तवज्जो दे।
हाँ, अगर ये करती है तो फिर गवर्नमेंट ये कर ले, यानी फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए फिर ताकि आइंदा आने वाले दिनों के नहीं, अंदर लॉन्ग टर्म पानी के हवाले से और है, ठीक है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ये करे कि इसी साल जब भी शुरू होता है, जब भी गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है, वो फौरन सौदे कर ले। अच्छा, इस वक्त यही सूरत हाल हो सकती है, इसके वरना अलावा गंदम के बहरान का सामना करना पड़ सकता है हमें। हाँ जी, हम आपस में लड़ेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। आखिरी सवाल, पानी के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पानी के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी सनतें हज़ारों बिलियन डॉलर की हैं, ठीक, बाकायदा उन्हें इस तरफ राग़िब करें और उन्हें एमनेस्टी स्कीम दें। पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, ये सिर्फ हर मामले में नहीं, सिर्फ इस हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें एमनेस्टी स्कीम दें और पाकिस्तान की मेन पावर को यूज़ करें। ना हमारे पास इंजीनियर्स की कमी है, ना हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है, ना हमारे पास मटेरियल की कमी है, और ना ही हमारे पास फाइनेंस की कमी है। उसे बाकायदा कंस्ट्रक्शन मशीनरी इंडस्ट्री की तरह उन्हें एमनेस्टी स्कीम दें। देखें, ठीक हो गया। अटैक्शन पैदा करें। सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। पानी के एक इंतहाई अहम मसला है, इसके ऊपर आज हमने तफसील के साथ बात की कि मौजूदा इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं वो क्या हैं, इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन इनकी तमाम गुफ्तगू का कंक्लूजन ये है कि कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो इस पाकिस्तान को दो तरह से फ़ायदा होगा, एग्री बेस्ड इकॉनमी में भी फ़ायदा होगा और फिर हमें बिजली भी वाफर मकदार के अंदर दस्तियाब होगी, जिससे हमारी इंडस्ट्री चलेगी और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ते यूनिट्स की सूरत में अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी अगर कालाबाग डैम को बनाया जाता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।